मैं राजवीर सिंह शिवरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट थर्ड। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर 3 कंपाउंड अपन ने डिस्कस किए, जिसमें इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। इन तीनों कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी डिस्कस की अपन ने, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसके बनाने की विधियाँ डिस्कस की और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया। लास्ट में अपन ने सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया। सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू यूनिट नेम्ड एज पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलक और बहुलकीकरण। तो पहले तो अपन बहुलक या बहुलकीकरण की परिभाषा को डिस्कस करें। तो बहुलक क्या है? अनेक प्रकार के छोटे छोटे अणु, जिन्हें अपन एकलक इकाई कहते हैं, आपस में संयुक्त होकर एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। तथा अनेक छोटे अणु के आपस में संयुक्त होकर विशाल अणु बनाने की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। मान लो अपन ने एथिलीन की कई सारी यूनिट ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके n मोल ले लिया अपन ने और इसका बहुलकीकरण कराया, तो ये कंपाउंड जो है पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन बहुलक के अंदर बदल जाता है। यानी इसका इथाइलिन के अपन कई सारी छोटी छोटी इकाइयों को ऑक्सीजन या हाई टेम्परेचर और प्रेशर या परऑक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण कराते हैं, तो पॉलीथाइलिन प्रोडक्ट जो है या कंपाउंड जो है वो बनता है। अब अपन देखते हैं कि बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो योगात्मक या श्रृंखलावृद्धि बहुलकीकरण, जिसको अपन एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी संघनन बहुलकीकरण। तो पहले अपन योगात्मक या एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करें। योगात्मक का मतलब अनेक सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में बहुलकीकृत होकर के पॉली कंपाउंड्स हैं वो बनाती हैं। जैसे मान लो अपन ने वाइनिल क्लोराइड ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका बहुलकीकरण कराया अपन ने, तो PVC बन गया, यानी पॉली वाइनिल क्लोराइड। ऐसे ही अपन ने एक्रिलोनाइट्राइल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और इस एक्रिलोनाइट्राइल का अपन ने बहुलकीकरण कराया, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो है प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही स्टायरीन ले लें अपन और इसके n मोल ले लें, यानी अनेक सारी छोटी छोटी इकाइयाँ ले लें, इसका बहुलकीकरण कराएं, तो पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ऐसे ही टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ले लिया अपन ने, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अपन ने बहुलकीकरण कराया, तो टेफ्लॉन बन गया। टेफ्लॉन मीन्स PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और यदि कोई अपन सामान्य बहुलक या एकलक इकाई लें, CH2 डबल बॉन्ड CHG, यानी वाइनिल एकलक इकाई ले ली, जिसके n मोल लिए, इसका बहुलकीकरण कराया, तो वाइनिलिक बहुलक जो है वो प्राप्त अपने को होता है। अब यदि क्रिया विधि करें इसकी योगात्मक बहुलकीकरण की, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो इसके लिए दी है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अपने को पता है कि इस क्रिया विधि में 3 पद होते हैं। पहला श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद, और तीसरा श्रृंखला समाप्ति पद। तो फर्स्ट इसकी क्रिया विधि में चेन इनिशिएशन स्टेप, तो पहले पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसका समास विखंडन होकर के 2 मोल जो है अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल के बनाता है। ये अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल जो है फिर जो वाइनिलिक इकाई अपन लेते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, और ये
OR-CH2 फ्री रेडिकल G इस प्रकार से ये बनाता है। फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर ये जो ऊपर अल्कोक्साइड युक्त मुक्त मूलक बन गया, ये पुनः इस CH2 डबल बॉन्ड CHG इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये कंपाउंड जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार से ये बीच में CH2CHG पॉलीमर जो है ये बन जाता है। और अगर चेन टर्मिनेट करनी है तो अपन इसके 2 मोल लेते हैं और 2 मोल लेने के बाद इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये लार्ज कंपाउंड जो है यानी श्रृंखला बंद हो जाएगी। दूसरी इसकी मैकेनिज़्म अपन आयनिक मैकेनिज़्म भी कर सकते हैं। आयनिक मैकेनिज़्म जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं और दूसरा अनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर चेन इनिशिएटर जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, E+ यानी कैटाइन होगा। तो अपन ने लिया कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CHG यानी कॉमन वाइनलिक यूनिट ली, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया, तो जैसा रिएक्शन में दिखा रखा है E जुड़ जाएगा और प्लस कैरियर जो चार्ज कैरियर जो होगा वो कार्बन पर आ जाएगा। इसके ऊपर पुनः अपन इस वाइनलिक इकाई का वो करवा दें, तो इस प्रकार से ये चेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। थर्ड, चेन टर्मिनेशन स्टेप अगर अपने को करनी है तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में से प्रोटॉन जो है वो निकाल करके इसको चेन को बंद कर सकते हैं और फिर जो ये वाइनलिक बहुलक है इसको अपन आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये इस कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज़्म है। दूसरा, इसके अंदर अपन एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज़्म कर सकते हैं, जिसमें चेन इनिशिएटर जो होगा वो अनायन होगा। जैसे अपन ने न्यूक्लियोफाइल ले लिया Z-, तो यहाँ जैसे रिएक्शन में दिखाया अपन ने Z- और वाइनलिक इकाई ली अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CHG। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कार्बन युक्त अनायन जो है ये बन जाएगा। ये कार्बन युक्त अनायन जो है फिर वाइनलिक इकाई के साथ जुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से चेन कंटिन्यू रहेगी। और लास्ट में क्या करेंगे अपन, इस अनायन को ख़त्म करने के लिए चेन टर्मिनेशन स्टेप है, तो इसमें अपन प्रोटॉन जो है वो सॉल्वेंट से ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो ये प्रोडक्ट जो है फिर चेन बंद हो जाएगी, वाइनिल पॉलीमर जो है इसको अपन आइसोलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये योगात्मक बहुलकीकरण की 3 क्रियाविधि हो गई। एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, दूसरी आयनिक मैकेनिज़्म, आयनिक के अंदर कैटायनिक मैकेनिज़्म आ गया और एनायनिक मैकेनिज़्म आ गया। फिर अपन डिस्कस करते हैं संघनन बहुलकीकरण क्या है। इस प्रकार के बहुलकीकरण में जब 2 अथवा 2 से अधिक एकलिक इकाइयाँ आपस में जुड़कर या संयुक्त होकर के एक विशाल अणु बहुलक बनाती हैं, तब एक जल के अणु का निष्कासन होता है। यानी संघनन बहुलकीकरण के अंदर अपन जो बहुलक बनाएंगे उसके अंदर मोनोमर यूनिट्स में से एक जल के अणु के निष्कासन के द्वारा आगे बहुलक बनेगा। जैसे पॉलीएस्टर ले लिया अपन ने या पॉलीअमाइड ले लिया, तो पॉलीएस्टर अगर अपने को बनाना है तो अपन 1,2-एथेन डायोल लेंगे प्लस टेरिथेलिक एसिड ले लिया, इसमें से जल निकाल दिया अपन ने, तो ये जैसा कि रिएक्शन में दिखाया है ये कंपाउंड बन गया। और इसी प्रकार से अपन इसके कई सारे मोल्स एथिलीन डायोल के टेरिथेलिक एसिड के लेते जाएंगे, तो लास्ट में पॉलीमर यानी पॉलिस्टर जो है वो बन जाता है। इसकी मैकेनिज़्म अगर देखें तो सिंपल मैकेनिज़्म है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं अपन और एल्कोहल लेते हैं तो एस्टर बनता है और जल निकलता है। सेम यही प्रक्रिया है संघनन बहुलकीकरण के अंदर। तो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके ऊपर अपन ने एल्कोहल का एडिशन करवाया जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया, तो ये कंपाउंड ऑक्सोनियम साल्ट बन गया। फिर इसमें से प्रोटॉन निकालते हैं, जोड़ते हैं, इंटरनल रीअरेंजमेंट है, और लास्ट में प्रोटॉन और H2O निकाल करके पॉलीएस्टर जो है वो बना लेते हैं। अब इस बहुलकों का त्रिविम रसायन क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दी पॉलीमर्स। तो ये त्रिविम रसायन जो है वो अब इसके अंदर 3 प्रकार के, यानी कोई भी सामान्य बहुलक लेते हैं अपन, वाइनिल इकाई ले ली अपन ने, इस प्रकार के यौगिक का बहुलकीकरण कराने पर 3 प्रकार के त्रिविम समावयवी बनते हैं। कैसे? पहला, जैसे समस्त जी समूह हैं वो श्रृंखला के एक ही ओर स्थित हों, तो ये स्थिति समव्यस्त या आइसोटेक्टिक कहलाती है।
तो पहले बहुलक कौन से हो गए? आइसोटेक्टिक या समव्यस्त बहुलक, यानी समस्त जी समूह या तो राइट हैंड साइड में होंगे, तो इस बहुलक के अंदर जी जी जो होगा वो राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। दूसरी स्थिति में समस्त एच और जी दोनों श्रृंखला के दोनों ओर एकांतर क्रम में हो सकते हैं। ये व्यवस्था सिंडियोटेक्टिक कहलाती है, यानी अल्टरनेट। सिंडियो का मतलब अल्टरनेट। पहले जैसे इकाई के अंदर जी राइट हैंड साइड में, एच लेफ्ट में है, तो दूसरी में एच राइट में आ गया और जी लेफ्ट में आ गया। तो इस प्रकार से अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है, तो इसको अपन बोलते हैं सिंडियोटेक्टिक। और तीसरी स्थिति में एच और जी के अंदर कोई संबंध नहीं होता परस्पर, यानी श्रृंखला के दोनों ओर अव्यवस्थित क्रम से जुड़े हो सकते हैं ये एच और जी। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था होती है उसको बोलते हैं अपन एटेक्टिक। तो ये तीसरे व्यवस्था में जैसे समस्त जी समूह इस बहुलक के अंदर 2 बार इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, फिर 3 बार जो है ये राइट हैंड साइड में आ गए। तो एटेक्टिक बहुलक जो हैं एक प्रकार से सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, यानी रबड़ के समान होते हैं। सिंडियोटेक्टिक और आइसोटेक्टिक बहुलक जो होते हैं वो कठोर होते हैं, क्योंकि उनमें एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होती है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा, यानी जिगलर और नाटा क्या थे? ये 2 जर्मन वैज्ञानिक थे। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का नाम दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, यानी उपसह संयोजक बहुलकीकरण भी इसका नाम दिया है। जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट का नाम क्या होगा? टाइटेनियम क्लोराइड यानी TiCl3 प्लस, या TiCl4 हो सकता है, प्लस ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। यानी एक उत्प्रेरक होता है टाइटेनियम और दूसरा सह उत्प्रेरक ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, और एल्किल की जगह एथिल लेंगे तो ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ये जैसे इसकी वो दिखाई है स्ट्रक्चर, टाइटेनियम बीच में दिखाया है, इसके साथ 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है CS2CS3, और एक टाइटेनियम के अंदर रिक्त D कक्षक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं, प्लस इसके ऊपर एथाइलिन का एडिशन कराते हैं। तो एथिलीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इसके साथ टाइटेनियम के साथ रिक्त D कक्षक के साथ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ता है। फिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, नेक्स्ट स्टेप में इंसर्शन हो जाता है इसका निर्विष्टीकरण, फिर ये रिक्त D कक्षक बन गया। फिर अपन N मोल लेते हैं इसके एथाइलिन के, वो इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ इंसर्शन बनाते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीथीन बन जाता है, और ये टाइटेनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स जो है, या ये कंपाउंड टाइटेनियम का जो कैटलिस्ट है, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये निकल जाएगा और पॉलीथीन जो है वो कंपाउंड बन गया। तो इसके यूज क्या है? मुख्य जिगलर नाटा उत्प्रेरक के यूज क्या है? तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक त्रिविम विशिष्ट होता है, अर्थात इस उत्प्रेरक के उपयोग से इच्छित विन्यास वाला बहुलक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इससे अशाखित लंबी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक प्राप्त होता है। दूसरा एक कोपॉलीमराइजेशन है, ये शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं इसके ऊपर। कोपॉलीमराइजेशन या सहबहुलकीकरण, जब 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक बनाती हैं, तो इस प्रक्रिया को सह या विषम बहुलकीकरण कहा जाता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल लें, तो जैसे मान लो अपन ने ये एक स्टायरीन ले लिया, इसके N मोल ले लिए, और एक मेथिल मेथाक्रिलेट ले लिया, इसके N मोल ले लिए। कोई भी इनिशिएटर है तो इसके द्वारा जो अपन ने जैसा कि रिएक्शन में दिखाया है सहबहुलक जो है वो बन जाता है। यानी इस बहुलकीकरण में एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के उत्पाद बनाती हैं, और इन उत्पादों के बनने में श्रृंखला की वृद्धि जो है वो कई प्रकार से हो सकती है। माना कि दोनों एकलक इकाइयाँ M1 और M2 हैं, तो एक तो इसका व्यवस्था क्या हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर कि रैंडम कोपॉलीमर हो सकता है, यानी क्रम रहित सहबहुलक। यानी इस प्रकार के सहबहुलक में उत्पाद में एकलक इकाइयों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यानी बहुलक के अंदर M1 आ गया पहले, फिर 2 इकाई M2 की जुड़ गई, फिर बीच में M1 आ गया, फिर 3 इकाइयाँ जुड़ गई M2 की। तो रैंडम कोपॉलीमर होते हैं इनको। एक कोपॉलीमर अल्टरनेट कोपॉलीमर हो सकते हैं, जैसे दोनों एकलक इकाइयाँ हैं M1 और M2, ये बहुलक के अंदर ये एकलक एकांतर रूप में जुड़ी हुई हों, जैसे पहले M1 जुड़ गई, फिर M2, फिर M1, फिर M2, फिर M1, फिर M2, इस प्रकार से। तीसरा इसमें ब्लॉक कोपॉलीमर्स हो सकते हैं। कुछ समय तक मान लो एक ही प्रकार के मोनोमर
यूनिट हैं वो आपस में संयुक्त होकर के एक खंड बना लेती हैं। तो फिर कुछ समय पश्चात दूसरी इकाई जो है मोनोमर यूनिट M2 वो संयुक्त होकर के दूसरी एकलक इकाई बना लेती है। तो कहने का मतलब है यदि दो एकलक इकाइयाँ हैं M1 तो M1 मिलकर के 4 इकाइयाँ जुड़ गई, M1 की रेखंड बना लिया तो ब्लॉक कोपोलीमर हो गए। इसी प्रकार से M2 और चौथा जो है वो ग्राफ्ट कोपोलीमर होता है, यानी इन दोनों यूनिट्स में एक दूसरे के साथ शाखाओं के रूप में जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहले एक इकाई जुड़ गई M1 फिर M1 में से ही एक शाखा बन गई और उसके साथ M2 ये जुड़ गई, जैसा कि इसमें रिएक्शन में दिखाया है। तो इस प्रकार से अपन ने आज पॉलीमर्स क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो कल अपन और इसी यूनिट को, इसी कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।